हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 19 जून 2024 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो सभी प्रश्न लाया हूं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन सा है? ठीक है, आपके ऑप्शन है यूएसए है, रूस है, चीन है या उत्तरी कोरिया है। ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, ये जो सिपरी है यह एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है ना। सिपरी जो है यह रिपोर्ट जारी करता है। यह रिपोर्ट कहाँ का है? तो यह स्टॉकहोम स्टॉकहोम स्वीडन का यह रिपोर्ट है। ठीक है ना। इसमें यह बताया जाता है कि कौन सा देश सैन्य मतलब सेना पर कितना खर्च ये करता है। ठीक है ना। इसमें से जिससे होता है कि परमाणु हथियार जिसके पास संपन्न रहता है उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है ना। तो अभी हम लोग की जानकारी में 9 देश जो हैं जो परमाणु संपन्न है। ठीक है ना। जिसमें से 5 देश जिसके पास वीटो पावर रहता है वो देश है अमेरिका है, रूस है, चीन है, यूनाइटेड किंगडम है और फ्रांस है। ठीक है ना। इनके पास वीटो पावर रहता है। और 4 देश इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये 9 देश के पास परमाणु संपन्न हथियार हैं। ठीक है ना। अगर इंडिया की बात करेगा तो इंडिया में 172 परमाणु हथियार हैं। ठीक है ना। अभी जो है इसमें परमाणु हथियार के व्यय में 33% का निवेश वृद्धि हुआ है। ठीक है ना। तो पहले पायदान पे कौन रहा है? तो पहले पायदान पे अमेरिका रहा है। ठीक है ना। और दूसरे पायदान पे चीन रहा है। ठीक है ना। और तीसरे स्थान पे रूस रहा है। तो हमसे कौन सा पूछ रहा है कि दूसरा देश। ठीक है ना। दूसरा देश कौन सा है? तो चाइना है। ठीक है ना। चाइना है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है, ये भी आपका चाइना हो जाएगा। ठीक है ना। और सर्वाधिक घाटा भी इसी देश के साथ भारत का हुआ है। आगे देखते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ठीक है ना। नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। आगे देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग होता है? तो इसका यहाँ पे हो जाएगा कैडमियम का यूज होता है। ठीक है ना। कैडमियम का यूज होता है। और मंदक के रूप में किसका होता है? तो भारी जल टी2 ग्रेफाइट का होता है मंदक के रूप में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। तारापुर, कैगा, कुंडलकुलम, नरौड़ा तथा काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये जो है तारापुर है ये महाराष्ट्र में है। कैगा जो है कर्नाटक में है। कुंडलकुलम जो है ये तमिलनाडु में है। नरौड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। और काकरापार ये गुजरात में है। फिर से सुन लीजिए। तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक हो गया, कुंडलकुलम ये तमिलनाडु हो गया, नरौड़ा हो गया उत्तर प्रदेश हो गया और गुजरात में काकरापार है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है गगन शक्ति अभ्यास, वरुण अभ्यास, तरंग शक्ति अभ्यास या वीर गार्जियन अभ्यास। ठीक है ना।
यहाँ देखते हैं, ये जो यहाँ आपका आंसर होता है तरंग शक्ति अभ्यास होता है, ठीक है ना। यह अभ्यास अगस्त 2024 में होने वाला है, ठीक है ना। ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है, ठीक है। और यह अभ्यास 2 स्टेप में होने वाला है, ठीक है ना, 2 स्टेप में होने वाला है। और अभी हाल ही में रेड फ्लैग अभ्यास अभी जून के महीने में हो चुका है, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ है? तो यूएसए में अलास्का स्थान पे हुआ है, ठीक है। और भारत की ओर से राफेल और C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 ने भाग लिया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डस्टलिक अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान के बीच में यह अभ्यास होता है। आगे देखते हैं। टाइगर ट्रम्प 2024 किसके बीच हुआ है? तो ये भी भारत और यूएसए के बीच में हुआ है। आगे देखते हैं। शक्ति 2024 शक्ति अभ्यास 2024 किसके बीच हुआ है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में यह अभ्यास हुआ है। आगे देखते हैं। एकता अभ्यास ये किसके बीच हुआ है? तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में यह अभ्यास होता है। और इंडिया और मालदीव के बीच में एक्वेरियन भी अभ्यास भी इन्हीं दोनों देश के बीच में होता है। आगे देखते हैं। संप्रीति अभ्यास तो यह अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के साथ में होता है। और इसके बीच में बोंगो सागर भी अभ्यास भी होता है। बोंगो सागर अभ्यास भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ही होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वर्ज प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। आगे देखते हैं। नोमैडिक एलिफेंट यह अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, ठीक है ना। भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। आगे देखते हैं। धर्म गार्जियन प्लस वीर गार्जियन और जिमेक्स ये तीनों भारत और जापान के बीच में यह तीनों अभ्यास होता है। फिर से सुन लीजिए। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमेक्स ये तीनों अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। आगे देखते हैं। हाल ही में सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले चेस मिशन का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है चीन, यूएसए, भारत या जापान। तो यहाँ जो लिखा है ये तो हम लोग चेस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन चाइना में इसे सीहे बोलते हैं, ठीक है ना। इसे सीहे बोलते हैं। और इसका अर्थ होता है सूर्य की देवी, ठीक है ना। सूर्य की देवी इसका अर्थ होता है, ठीक है। और देखते हैं यह किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो यह नए सौर घूर्णन पैटर्न ज्ञात करने के लिए इसकी खोज किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ देखते हैं इसका फुल फॉर्म पूछे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा चाइना अल्फा सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। चाइना अल्फा सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो ये देश कौन सा है? तो ये देश
चीन है, ठीक है ना, ये देश चीन है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा प्रारंभ की है? तो ये हो जाएगा साउथ कोरिया, ठीक है ना, साउथ कोरिया ने यह एजेंसी शुरू किया है। ये हो जाएगा साउथ कोरिया का एजेंसी का नाम क्या है? तो कासा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो यहाँ देखते हैं, आपका आंसर होगा ये सुनीता विलियम्स हो जाएगा, ठीक है ना, सुनीता विलियम्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश कौन सा है? तो 42वां देश स्लोवाकिया होता है, स्लोवाकिया है, ठीक है ना। और 41वां देश कौन सा है? 41वां है पेरू है, ठीक है ना, 41वां पेरू है। आगे देखते हैं, हाल ही में नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आपके ऑप्शन है सिद्धेश साकोरे, विनोद गनात्रा, सुबैया नलमुथु, राधिका सेन। यहाँ देखते हैं, यह जो है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, यह साउथ अफ्रीका के देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति को मिला है, ठीक है ना। ये किसको मिला है? तो ये विनोद गनात्रा को मिला है। ये और देखते हैं, नेल्सन मंडेला कौन थे? तो नेल्सन मंडेला को भारत रत्न 1990 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। इनकी बुक का नाम था ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इनकी पुस्तक का नाम था, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो यह जो है मैन में आएगा तो नोवाक जोकोविच आ जाएगा, ठीक है ना, नोवाक जोकोविच आएगा। और अगर वोमेन की बात करेगा तो एतानी कोनामाटी वोमेन में है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? तो ये प्रभा वर्मा जी को मिला है, ठीक है ना, प्रभा वर्मा जी को मिला है। आगे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालिपो, यह अवार्ड किसे मिला है? तो यह अवार्ड जो है भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है ना। और भूटान की तरफ से अगर पूछे कि पहले इसको पाने वाले पहले विदेशी कौन है? तो इंडिया में तो ये हो जाएगा, ये इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी, इनको यह अवार्ड मिल चुका है। आगे देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को यह मिला है, ठीक है ना, चिराग शेट्टी की जोड़ी को यह मिला है। और इसकी इनामी राशि 25 लाख रुपये होती है। आगे देखते हैं, हाल ही में पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्वास के लिए प्रकृति बहाली कानून किसने बनाया है? आपके ऑप्शन है यूरोपियन संघ, आसियान, क्वाड या बिम्स्टेक, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, ये जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र, ये नेचर रिस्टोरिंग लॉ होता है, ठीक है ना, प्रकृति बहाली कानून। इसका मतलब होता है कि प्रकृति से जो चीज़ घट गया है उसको पुनः पूर्ति करना या तो वापस लाना इसका काम रहेगा, ठीक है ना। यह कानून किसने बनाया है? तो ईयू ने बनाया है, यूरोपियन संघ ने बनाया है। इसका उद्देश्य रहेगा कि प्रकृति पारितंत्र को
पुनः बहाली करना इसका काम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए जंगल को वापस उगाना इसका पहला मुख्य लक्ष्य रहेगा। दलदली भूमि में अगर पानी नहीं है तो वो पानी लाना इसका मुख्य काम रहेगा। इसमें जो है इसमें टोटल देश 27 देश था, ठीक है ना, 27 देश था, जिसमें से इस कानून को लागू करने के लिए 20 देश ने इसमें वोट दिया है, मतलब 66% वोट इसे मिला है। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1948 में होती है और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसकी स्थापना 1961 में होती है और इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कन्वेंशन फ्रेमवर्क की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1994 में होती है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो बैठक होता है उसका नाम है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP, ठीक है ना। COP 28 अभी कहाँ हुआ है? तो UAE के दुबई शहर में हुआ है, ठीक है ना। अब COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का पहला बैठक कब हुआ था? तो ये 1994 ईस्वी में पहली बैठक बर्लिन जर्मनी में होती है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय नैरोबी में है, ठीक है ना, नैरोबी में है। आगे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उड़ीसा, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड है, इसकी स्थापना कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में होती है, ठीक है ना। करने वाले कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने इसकी शुरुआत किए थे और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 2016 ईस्वी से इसकी शुरुआत हो चुका था। आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं कुछ प्रदेश के CM कौन कौन है। तो उड़ीसा के CM कौन है? उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी है, ठीक है ना, मोहन चरण मांझी यहाँ के CM है। आगे देखते हैं। सिक्किम के CM कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM हुए और अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू हुए और आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू हुए। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब होती है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून को होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत में कहाँ कहाँ पर RBI द्वारा नोट प्रिंटिंग प्रेस का कार्य होता है? तो यह कार्य 4 स्थान पे होता है, ठीक है ना, 4 स्थान पे होता है। पहला है देवास मध्य प्रदेश, दूसरा है नासिक महाराष्ट्र, तीसरा है मैसूर कर्नाटक, चौथा है सालबोनी पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। आगे देखते हैं। 33वां ओलंपिक में भारतीय दल की ओर से मशाल वाहक कौन होंगे? तो यह जो है ये अभिनव बिंद्रा होने वाले हैं, ठीक है ना, अभिनव बिंद्रा ये काम के लिए इनको चुना गया है। आगे देखते हैं। आयुष की फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये AYUSCH, ठीक है ना। ए से हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा, वाई से योग हो जाएगा, यू से यूनानी हो जाएगा, यश से सिद्ध हो गया
और यश से होम्योपैथी हो जाता है, ठीक है ना। आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध हो गया, होम्योपैथी इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं। हाल ही में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो यह जो है यह फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया है, ठीक है ना। इसमें ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट से अगर किसी जवान की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलने वाला है, ठीक है ना। यह नियम लागू करने वाला यह भारत का पहला स्टेट है। अगर सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी या पुलिस कांस्टेबल की अगर बीमारी से मौत होती है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, ठीक है ना। ये भी कर्नाटक में ही शुरू हुआ है। आगे देखते हैं। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये कौन लगाया है? तो ये तेलंगाना ने लगाया है, ठीक है ना। तेलंगाना के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम। आगे देखते हैं। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? तो ये विश्व बैंक हो जाएगा, ठीक है ना, विश्व बैंक हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ किया है? तो ये असम सरकार ने किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है आदित्य L1, मंगलयान, एक्सोसेट या चंद्रयान फर्स्ट, ठीक है ना। तो अभी जो है 3 व्यक्ति का हाल ही में निधन हुआ है। एक है श्रीनिवास हेगड़े हैं, इनका संबंध चंद्रयान फर्स्ट से है, ठीक है ना, चंद्रयान फर्स्ट से है। चंद्रयान फर्स्ट को PSLV C11 से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ये चांद के अंदर पानी के अणु की खोज इसमें किया गया था। और अभी हाल ही में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर श्रीकांत का भी निधन हो गया है। और खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी का भी निधन हाल ही में हुआ है। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 को अभी हाल ही में किससे लॉन्च किया गया था? तो यह GSLV MK11 M1 से लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। इसे हम बाहुबली भी कहते हैं। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा के जिस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग की उस स्थान का नाम क्या था? तो उस स्थान का नाम था शिव शक्ति पॉइंट था, ठीक है ना, शिव शक्ति पॉइंट था। आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम क्या था? तो लैंडर का नाम था विक्रम था, ठीक है ना, विक्रम था। और रोवर का नाम था प्रज्ञान था, ठीक है ना, प्रज्ञान था। आगे देखते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो यह 1/6 होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में
हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 15 जून, 16 जून, 17 जून या 18 जून। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 18 जून, ठीक है ना। इसमें जो है हेट स्पीच का मतलब होता है नफरत बढ़ाने वाला भाषण, समझे ना, जिससे आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, वो भाषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को मनाया गया। आगे देखते हैं वर्ल्ड मिल्क डे, यह कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना, 1 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे, यह कब मनाया जाता है? तो यह 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यह 5 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, यह कब मनाया जाता है? तो यह जो है 7 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं वर्ल्ड ओशियंस डे, यह 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, तो यह 14 जून को मनाया गया था। आगे देखते हैं ग्लोबल फ्रेंड डे, यह जो है 15 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे, यह जो है 23 जून को मनाया जाता है। आगे देखते हैं हाल ही में मांस खाने वाला बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ देखा गया है? आपके ऑप्शन है जापान, चीन, उत्तर कोरिया या न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो यहाँ जो है यह बीमारी कहाँ देखा गया? तो यह जापान में देखा गया, ठीक है ना। इस बीमारी का नाम है STSS है, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक सिंड्रोम शॉक सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। इसके मांस खाने वाला सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका अभी हाल ही में 1000 केस अभी सामने आया हुआ है और इसका अंत मौत से ही होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी होने वाला है। आगे देखते हैं पटाउ सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायसोमी से होता है? तो यह जो है 13वीं गुणसूत्र से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्रायसोमी से होता है? तो यह 21वां गुणसूत्र से होता है। आगे देखते हैं SARS या ARS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है और इसी का रोग कोविड-19 होता है, ठीक है ना। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।